देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी अब ऐसी स्थिति में है जैसे कोई डूबती हुई नाव। एक एक कर हर कोई उसको छोड़ना चाहता है और किनारे की तलाश में है। अब इसी में नाम शामिल हो चुका है आनंद शर्मा का। उनके भी बगावती सुर लगातार जारी है। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में स्टीयरिंग कमेटी से अपना इस्तीफा दिया था और अब जाकर उन्होंने मैनिफेस्टो प्रोग्राम से भी दूरी बना ली है। दरअसल बात करें आनंद शर्मा की तो वो मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। उनके पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय था। अब ऐसे वरिष्ठ नेता का भी कांग्रेस से दूरी बनाना काफी बड़ा संकेत देता है, क्योंकि इससे पहले गुलाम नबी आजाद भी अपना इस्तीफा देकर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका दे चुके हैं और अपने साथ करीब 65 के आसपास के विधायकों को भी उन्होंने इस्तीफा दिलवाया और कांग्रेस से एक बहुत बड़ी जगह खाली हो चुकी है। आनंद शर्मा की बात करें तो उन्होंने पहले ही कई मुद्दों पर कांग्रेस से दरकिनार होने के संकेत दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो भले ही अपना स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन वो लगातार कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार होंगे उनके जो प्रचार प्रसार होगा उसमें मदद करेंगे। लेकिन अब स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। वही देखने वाली बात है कि जो इनकी एंट्री हुई थी राजनीति में वो संजय गांधी के टाइम की हुई थी और इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कोर कमेटी में भी शामिल थे। ऐसे में इतने वरिष्ठ नेता का कांग्रेस से एक तरह से बगावती सुर दिखाना काफी बड़ी बात मानी जा रही है। देखने वाली बात है कि उन्होंने पिछले 5 दिनों के अंदर ही गुलाम नबी आजाद से, जिन्होंने भी हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, उनसे 2 बार मुलाकात की है। इसके साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजाद के साथ भी मुलाकात की है। यहाँ तक कि उनको मीटिंग में एक साथ ले जाने के लिए वो उनके घर तक पहुंचे। तो ये सारे प्रकरण से एक बात समझ में आती है कि कांग्रेस के अंदर बगावत कुछ और ही नजर आ रही है और इसके साथ ही कई बड़े संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। देखने वाली बात होगी आगे ये जाकर बगावत कहां पे थमती है। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 19 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। वहीं 22 सितंबर को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नामांकन 24 सितंबर से 30 सितंबर तक दाखिल किए जाएंगे। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो 17 अक्टूबर को चुनाव होगा। अब आपको ये बता देते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होता कैसे है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार पार्टी के विभिन्न पदों पर चुनाव होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। इसकी शुरुआत सदस्यता अभियान से होती है जो तकरीबन 1 साल चलती है। इसके बाद बूथ समिति, ब्लॉक समिति और जिला समिति बनाई जाती है। हर जिले से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का एक पदाधिकारी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालता है। पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी गठित होती है। ये कमेटी चुनाव कराती है। इसके लिए हर राज्य में एक प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर और 1 से 2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 1 साल तक चलती है। इसकी शुरुआत सदस्यता अभियान से होती है। इसके बाद बूथ समिति और फिर ब्लॉक समिति का गठन किया जाता है। इसी के आधार पर जिला संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव होता है। हर ब्लॉक से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। इसके बाद हर 8 प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य पर एक राष्ट्रीय सदस्य का चुनाव करता है। AICC और PCC यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अनुपात 1:8 का होता है। PCC सदस्य प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। 2017 में हुए संगठनों के चुनाव में PCC सदस्यों की संख्या 9000 थी, जबकि AICC सदस्यों की संख्या 1500 थी। यही मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन करने की भी अलग शर्त है। इसके अनुसार किसी भी नेता को नामांकन करने के दौरान 10 PCC समर्थकों का समर्थन होना अनिवार्य है। यही सदस्य प्रस्तावक बनते हैं। इसके बाद नामांकन की स्क्रूटनी होती है। अगर सब कुछ सही रहा तो उम्मीदवारी पक्की हो जाती है। जिसके हिस्से में PCC डेलीगेट्स के ज्यादा वोट पड़ते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हर 5 साल में होता है। वहीं इसकी अवधि 3 साल की भी रही है। चंडीगढ़ में बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश में पंचायत के चुनाव को लेकर पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, उस रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने कैबिनेट में मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक कल वीरवार को एक बार फिर से बुलाई गई है, जिसमें इस रिपोर्ट के ऊपर फिर से चर्चा होगी और सरकार अपना फैसला लेगी। ऐसे में तय है कि प्रदेश में अब जल्द पंचायत चुनाव का बिगुल बज सकता है। काबिले गौर है कि प्रदेश में
पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य का चुनाव आयोग लगातार जुटा हुआ है। इसी बीच प्रदेश सरकार में जो सक्रियता पंचायत की चुनाव को लेकर बढ़ी है, इसके बाद साफ है कि प्रदेश में अब पंचायत के चुनाव का बिगुल जल्द बज सकता है। समालखा में जीटी रोड पर सर्विस लाइन के पास बने रोड पर कई दुकान, ढाबों व होटल मालिकों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर एनएचए अधिकारी ने जिला प्रशासन को अवैध कब्जा हटवाने के लिए फोर्स व ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मांग की थी। इसका खुलासा आज आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने किया। उन्होंने बताया कि अधिकारी के मांगने पर भी उन्हें आज तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट व फोर्स उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिससे जीटी रोड से अवैध कब्जे नहीं हटे हैं। उन्होंने बताया कि इन अवैध कब्जों की वजह से कई बार रोड पर जाम लगता है, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कोई सुध नहीं ले रहा है। यमुनानगर में हो रही अवैध माइनिंग को रोकने के लिए खनन विभाग द्वारा लगाए गए नाके के टेंट को शरारती तत्वों द्वारा जला दिया गया। बताया जा रहा है कि यह अवैध रूप से माइनिंग करने वाले माफियाओं का काम है। पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायत में माइनिंग विभाग के कर्मचारी ने बताया कि रात को वह नाके के अंदर ही लेटे हुए थे कि इसी दौरान एक स्विफ्ट कार पर 5 लोग सवार होकर आए, जिनके हाथों में नंगी तलवारें थी। उन्होंने तलवारें लहराते हुए उनको धमकाया। वहीं मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक भी आए और उन्होंने उनके टेंट को आग लगा दी। हालांकि पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है कि आखिर यह कौन लोग थे जिन्होंने माइनिंग विभाग द्वारा लगाए गए नाके को आग के हवाले किया है। बता दें कि यमुनानगर में भी माइनिंग माफिया सर उठाने लगा है, जिसको दबाने के लिए जिला प्रशासन और सरकार पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहे हैं। बावल उपमंडल के गांव आनंदपुर के ग्रामीणों ने आज मिडिल स्कूल पर ताला जड़ दिया और NH 48 से रसियास जाने वाले मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार मैथ्स और साइंस के टीचर यहाँ नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लगातार बाधित हो रही थी। उच्च अधिकारियों को शिकायत कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज ग्रामीणों ने जाम लगा दिया और बच्चे जो है रोड पर आकर बैठ गए। ऐसे में प्रशासन तथा पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अगर बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लिखित में ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही अध्यापक की नियुक्ति यहां कर दी जाएगी। ग्रामीणों को कहना है कि कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। जो अगर स्कूल की बात करें तो स्टाफ की काफी कमी बनी हुई है। ऐसे में अगर बात करें तो पिछले काफी दिनों से अगर जिले की बात करें तो काफी स्कूलों में तालाबंदी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अब इस बात को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि स्कूलों में तालाबंदी न हो और अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। गोहाना में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू। आज से 4 सितंबर तक चलेगा गणेश उत्सव। मंदिरों व घरों में स्थापित की जा रही है गणेश की मूर्ति। आपको बता दें, गोहाना में इस साल जो है गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। गणेश चतुर्थी पर आज से हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जो 4 सितंबर तक जारी रहेगा। इस बार गणेश चतुर्थी पर्व श्रद्धालुओं के लिए खास रहने वाला है। मंदिरों को भी सजाया जा रहा है। बाजारों में भी गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां चल रही है। गोहाना शहर में अब की बार एक दर्जन से भी ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार मनाए जा रहे गणेश भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि और सुखों का प्रदाता माना जाता है। इनकी पूजा से जीवन में चल रहे संकटों का नाश होता है और मनचाहे वरदान की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी पर इस साल वो सभी योग बन रहे हैं जो गणपति के जन्म के समय बने थे। शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती ने मिट्टी के गणेश बनाकर उसमें प्राण डाले थे। माता पार्वती ने यह करिश्मा दिन बुधवार, चतुर्थी तिथि और चित्रा नक्षत्र में किया था। देश के हर कोने में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुंबई के लाल बाग के राजा को देखने के लिए काफी भक्तों की भीड़ उमड़ी है। सेक्टर 17 के गंदे नाले में एक अज्ञात युवक का सड़ा गला शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें कि शव को गंदे नाले में बहता देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद मौके पर सेक्टर 14 थाना पुलिस की टीम में सेक्टर 16 पुलिस चौकी की टीम ने पहुंचकर
जांच शुरू की। वहीं सेक्टर 14 थाना प्रभारी अनिल कुमार ने आज जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसे पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंचकुला चंडीगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है सेक्टर 17 का ये बरसाती नाला, जिसमें गंदे पानी में बहकर आया था ये शव।